हाय दोस्तों, तो अभी फिलहाल में न्यूज में चल रहा है कि आरबीआई ने 2.87 लाख करोड़ रुपीस भारत सरकार को ट्रांसफर किए हैं। आरबीआई ने ऐसा क्यों किया कि उन्होंने भारत सरकार को इतने पैसे दिए। आरबीआई ने कुछ रिस्क के लिए भी पैसे साइड करके रख लिए। कैसा रिस्क था, तो ये सब ओवरऑल क्या है, इसके बारे में हम आज के इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मैं सुष्मिता त्रिपाठी, आप सभी की जीए मेंटोर। चलो शुरू करते हैं और जानते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो कि आरबीआई ने फिलहाल में 2.87 लाख करोड़ रुपीस का डिविडेंड ट्रांसफर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को 2026 के लिए। अब आरबीआई ने ऐसा किया क्यों है, तो बेसिकली देयर इज दिस इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, जिसके अनुसार आरबीआई तय करता है कि कितना उसे कैपिटल असाइड रखना होगा रिस्क को ध्यान में रखते हुए, और कितने पैसे उन्हें सरप्लस के माध्यम से भारत सरकार को ट्रांसफर करने हैं। पर आरबीआई भारत सरकार को पैसे क्यों देता है? अब आप सोचो, अगर आपने कोई कंपनी खड़ी की है, वो कोई प्रॉफिट गेन कर रहा होगा, या जो भी कंपनी है वो अपने स्टेक होल्डर्स में उसके डिविडेंड देता है। तो आरबीआई पूरी तरह से भारत सरकार की एक संस्था है। क्योंकि भारत सरकार की कंप्लीटली है ये, तो भारत सरकार को अपनी तरफ से ये भी डिविडेंड ट्रांसफर करती है कि इतने रुपए हमने कमाए हैं, इतने हमने रिस्क के लिए रख लिए हैं, स्टाफ फंडिंग हो गई, सब हो गया, ये हम भारत सरकार को ट्रांसफर कर देंगे। तो वही काम किया आरबीआई ने, इसी को इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क कहते हैं। आप देख सकते हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है फ्राइडे को। किसकी अध्यक्षता में? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो अध्यक्षता कर रहे होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं, जो फिलहाल में संजय मल्होत्रा जी हैं। तो इनकी अध्यक्षता में हुई है। यहाँ पे इन्होंने डिसीजन लिया है कि 286,588.46 करोड़ रुपीस सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेंगे फॉर द अकाउंटिंग ईयर 2025-26। ठीक है नाउ, अब जैसे आप देख रहे हो, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये निश्चय किया, ये आपस में लिया है। लास्ट ईयर की जब हम बात करते हैं, लास्ट ईयर भी आरबीआई ने 2.7 लाख करोड़ रुपीस को क्या किया था, दिया था। किसको दिया था? सरकार को दिया था डिविडेंड के रूप में। इस बार भी दिया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत सरकार को आरबीआई इस साल 3 लाख करोड़ तक ट्रांसफर करेगा, लेकिन भारत सरकार को आरबीआई ने कितने दिए हैं? ओवरऑल 2.87 लाख करोड़ दिए हैं। ठीक है, हाँ, एक तो मतलब ये बात है कि ये जो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो इकोनॉमी के हालात हैं, उसमें ये पैसे जाहिर है भारत सरकार की बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। ठीक है, अब जरा ये भी आप लोग देखिएगा कि जो आरबीआई का सरप्लस ट्रांसफर है, ये मार्जिनली लोअर है जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था, लिमिटिंग द लेवर्स फॉर द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग द फिस्कल स्लिपेज रिस्क। ठीक है, एक मीडिया स्टेटमेंट आई है 22 मई को, उसमें आरबीआई ने बताया कि जो इनका ग्रॉस इनकम है वो बढ़ा है, मतलब जो आरबीआई का इनकम है वो अराउंड 26.42% से बढ़ा है। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा, मैडम आरबीआई तो हमारे और आपके साथ में कोई काम करता नहीं है, तो ये पैसे कहाँ से कमाता है, कहाँ से अर्न करता है? तो सबसे पहली बात है कि आरबीआई के बहुत सारे फॉरेन एसेट्स होते हैं, वो उनसे, जैसे कि मान लीजिए दूसरे देश से जो है कोई, हाँ, मान लीजिए दूसरे देश का कोई ट्रेजरी बॉन्ड रखा है, या फिर जो भी फॉरेन गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, कोई ट्रेजरी बॉन्ड है, या अदर सेंट्रल बैंक के साथ में इन्होंने जो अपने डिपॉजिट किए हैं उस पर भी इंटरेस्ट अर्न करते हैं। तो ये सब तरीका पहला हो गया कि भाई हम लोग फॉरेन सोर्सेज से कैसे अर्न कर रहे हैं। दूसरा हो जाता है क्या कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस करते हैं, रेपो ऑपरेशंस करते हैं, वहां से कमाते हैं। फिर भारत की जो भारत सरकार की सिक्योरिटीज है उससे जो इंटरेस्ट, क्योंकि ये भारत सरकार की सिक्योरिटीज में पैसे लगाते हैं तो उससे भी इंटरेस्ट अर्न करते हैं, तो वहां से भी पैसे कमा रहे होते हैं। इसके अलावा जो है भारत सरकार की जो बोरोइंग को मैनेज कर रहे होते हैं आरबीआई, तो उस पर भी तो कुछ ना कुछ पैसे कमाते हैं। कि भारत सरकार की बैंकर टू बैंक, बैंकर टू गवर्नमेंट कौन है? आरबीआई। तो बैंकर टू गवर्नमेंट का जब ये काम कर रहे हैं, उससे भी अपनी कुछ ना कुछ अर्निंग करते रहते हैं। आप कह लो ऐसे कि मतलब आरबीआई जो है एक बैंकर टू गवर्नमेंट का काम करता है, पब्लिक डेट मैनेज करता है, बॉन्ड इशुएंस करता है, ट्रेजरी ऑपरेशन, वहां पे भी कुछ ना कुछ जो है ये अपने कमीशन अर्न करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विच इज सिग्नोरेज। सिग्नोरेज में क्या होता है कि एक नोट को कॉस्ट करने, प्रिंट करने में जो कॉस्ट आ रही है और उसकी जो रियल फेस वैल्यू है वो बहुत डिफर करती है। जैसे 200 की नोट है, मान लो उसको प्रिंट करने में 10 रुपए का कॉस्ट आया, लेकिन उसकी फेस वैल्यू तो 200 रुपए की रही ना, तो इसका डिफरेंस भी तो बहुत बड़ा है। ये भी तो आरबीआई अर्न करता है। तो दीज आर सम पॉइंट्स जहां से आरबीआई अर्न करता है, यहां से पैसे अर्न करते हैं। ठीक है, अब जब ये पैसे अर्न करते हैं साल भर में, तो ये एक इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क होता है जिसके अनुसार ये देखते हैं कि कितना हमें रखना है, कितना हमारे ऊपर रिस्क हो सकता है, उसके अनुसार रखें, स्टाफ वगैरह की फंडिंग जो भी है, फिर हमारे पास में क्या बच रहा है जो हम सरकार को ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके अनुसार ये सब तय होता है। तो इस बारे भी ये किया गया है, आप देख सकते हो। और जैसे आप देख सकते हो कि आरबीआई ने ये भी बताया कि इनका जो नेट इनकम है, रिस्क प्रोविजनिंग, मतलब अगर रिस्क को हटा दें तो जो इनका नेट इनकम रहा है वो स्टैच्यूटरी फंड में लगभग 395,972 करोड़ था। ठीक है, पिछले साल यही 313, मतलब पिछले साल से ज्यादा अर्निंग रही है। अगर हम लोग देखें तो आरबीआई ने क्या किया है इस साल जो है, while RBI increased its dividend slightly this year compared to the last year, its central board also decided to increase the size of contingent risk buffer. कंटिजेंट रिस्क बफर क्या है? कल को किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, कोई मार्केट रिस्क होता है, कोई करेंसी रिस्क होता है, आरबीआई को इसका सामना करना पड़ सकता है। तो आरबीआई उस रिस्क के लिए आज से खुद अपने सामने क्या करता है, पैसे रखता है। कल को यदि कुछ ऐसा होता है तो आरबीआई खुद को वहां पे बचा
सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने अप्रूवल दिया है कि ट्रांसफर करेंगे 109,379.64 करोड़ टुवर्ड्स इट फॉर FY26, जो कि अप फ्रॉम 44,861.70 करोड़ था लास्ट ईयर, ठीक है। जो इनका रिवाइज्ड इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। कंटिजेंट रिस्क बफर क्या होता है, जो भी रिस्क होता है उसके अनुसार 4.5 से 7.5% के आधार पर ये लोग क्या करते हैं, कैपिटल मेंटेन करते हैं। वही काम आरबीआई ने यहाँ भी किया है। तो ये अभी पूरी खबर थी, आरबीआई ने क्यों पैसे ट्रांसफर किए हैं, कितना इन्होंने कंटिजेंट रिस्क बफर के नाम पर रखा है, क्यों रखा जाता है, ये सारी चीजें हमने देख ली। ये कब से शुरू किया गया है कि पहले इस बात को लेकर श्योरिटी नहीं थी, कितना अपने पास रखना होगा, कितना देना होगा। तो 2018 में बिमल जालान की कमेटी आई। जब बिमल जालान की कमेटी आई, उन्होंने इसके बारे में बताया और तब से ये जाकर के ये सब कुछ तय हुआ। तो वही कमेटी थी जो रिस्पॉन्सिबल थी सीआरबी के लिए, सरप्लस फ्रेमवर्क के लिए, एक्सपर्ट कमेटी टू रिव्यू द इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क 2018 में बनाई गई थी। उन्हीं के कहे अनुसार ही हुआ। उन्होंने कहा था कि भाई कंटिजेंट रिस्क बफर भी रखो, सरप्लस ट्रांसफर करो, उसके हिसाब से वही सब किया जा रहा है। और ये सारी बातें जो हम पढ़ रहे हैं ना कि आरबीआई जो है ये पैसे ट्रांसफर करता है सरकार को, तो आखिर में क्यों करता है, क्या मकसद है करने का। तो बेसिकली जो है आरबीआई का सेक्शन 47 है, उस सेक्शन के अंतर्गत ये प्रोविजन बनाया गया हुआ है कि बैड डेट के बाद डेप्रिसिएशन, स्टाफ फंड, कंटिजेंसी रिजर्व, जो भी इनके पास में प्रॉफिट होगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेंगे। तो उसी सेक्शन के अनुसार, सेक्शन 47 आरबीआई एक्ट के अनुसार ये पूरा का पूरा ट्रांसफर कर रहे होते हैं। सो दिस इज द होल स्टोरी, क्यों किया गया है, क्या किया गया है, व्हाट इज सिग्नोर एजेंट, सेवरल अदर थिंग्स। आई होप आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो। और कैसा, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आई विल गो थ्रू द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू पीपल। रेस्ट, अगर आप ऐसी बहुत सारी टॉपिक को डीप में डिस्कस करना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो मेरे साथ, एग्जामिनेशन में बढ़िया काम करना, बढ़िया स्कोर करना चाहते हो, तो जुड़ो मेरे साथ करंट अफेयर्स की क्लास में 6:30 AM ओनली ऑन बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय।